हेलो दोस्तों, आज हम आपको संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध के बारे में बताएंगे। दंड प्रक्रिया संहिता में जिस प्रकार से अपराध को कई तरह से वर्गीकृत किया गया है, उसी में से एक संज्ञेयता और असंज्ञेयता के आधार पर कॉग्निजेबिलिटी और नॉन कॉग्निजेबिलिटी के आधार पर विभाजित किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में प्रथम खंड में एक लिस्ट दी गई है, जिसमें ये चार्ट में ये बताया गया है कि कौन से मामले अपराध हैं, संज्ञेय अपराध हैं और कौन से असंज्ञेय अपराध हैं। लेकिन प्रथम अनुसूची का प्रथम खंड भारतीय दंड संहिता के लिए ही उपयोगी है। द्वितीय खंड अन्य दांडिक विधियों के लिए उपयोगी है। इस प्रकार अगर हम परिभाषा खंड देखते हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध हैं, संज्ञेय अपराध और संज्ञेय मामला ऐसा मामला होता है जिसमें पुलिस अधिकारी विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकती है। और असंज्ञेय अपराध और असंज्ञेय मामला धारा 2L में परिभाषित है, जिसमें कहा गया है कि इसमें बगैर पुलिस अधिकारी को वारंट मिले गिरफ्तारी का पावर नहीं है, अर्थात विदाउट वारंट वो गिरफ्तार नहीं कर सकती। अब इन दोनों तरह के अपराधों को कर्टेल करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ प्रक्रियाएं दी हैं। उनके साथ अगर इनको पढ़ा जाए, उनको समझा जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि संज्ञेय अपराध क्या है और असंज्ञेय अपराध क्या है। एक तो प्रथम अनुसूची का प्रथम खंड देखने से संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध वर्गीकृत और विभाजित किए जा सकते हैं। दूसरी ये है कि अगर कोई अपराध संज्ञेय प्रवृत्ति का है, संज्ञेय नेचर का है, तो उसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(1) के तहत FIR दर्ज होती है। और धारा 154(1) में उन अपराधों की FIR होती है जिनमें जो संज्ञेय अपराध होते हैं। और संज्ञेय अपराध कौन होते हैं, ये अनुसूची 1 में स्पष्ट है। इसी तरह से जो असंज्ञेय अपराध होते हैं उनके लिए धारा 155(1) में दिया गया है। 155(1) के तहत NCR नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज होती है और इसमें पुलिस को तफ्तीश की पावर नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन की पावर नहीं होती, जब तक कि संबंधित मजिस्ट्रेट का यहाँ अर्थ ये है कि ऐसा मजिस्ट्रेट, ऐसा जुडिशियल मजिस्ट्रेट या न्यायालय जो उस अपराध को विचारण करने के लिए सक्षम है, कॉम्पिटेंट है। अगर उसका ऑर्डर है, अगर उसका आदेश है, तब ही पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि संज्ञेय मामले में विदाउट ऑर्डर, विदाउट वारंट पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, तफ्तीश आरंभ कर सकती है। धारा 154 के अनुसार जैसे ही केस दर्ज होता है, FIR दर्ज होती है, पुलिस गतिमान हो जाती है, कानून गतिमान हो जाता है। लेकिन 155(1) के तहत अगर NCR दर्ज होती है तो पुलिस गतिमान नहीं होती, बल्कि वो ये निर्देश देती है शिकायतकर्ता को कि आप संबंधित मजिस्ट्रेट को, वो जो थाना होता है, वो जिस मजिस्ट्रेट से संबद्ध होता है, उसको डायरेक्ट करते हैं कि आप फला मजिस्ट्रेट के यहाँ चले जाएं, न्यायालय चले जाएं और वहाँ से एक आदेश हमारे लिए ले आएँ। और जब वो ऑर्डर कर देंगे, जब वो आदेश कर देंगे, तब हम इस मामले में तफ्तीश करेंगे। तो शिकायतकर्ता जो है, पीड़ित जो है, वो संबंधित न्यायालय जाएगा और इस NCR की एक प्रति और एक एप्लीकेशन देने के बाद वहाँ से एक आदेश प्राप्त करेगा। तब इसको तफ्तीश की वैसे ही पावर होगी जैसे 154(1) के तहत होती है। लेकिन इसमें एक अंतर ये है कि धारा 154 के तहत जब संज्ञेय मामलों में शिकायत दर्ज हो जाती है, FIR दर्ज हो जाती है, तो उसमें पुलिस को विदाउट वारंट गिरफ्तार करने का पावर हो जाता है। और यहाँ 155(1) के तहत असंज्ञेय मामलों में जब रिपोर्ट दर्ज होती है तो संबंधित मजिस्ट्रेट के आदेश के बावजूद वो सब पावर होंगी, सब कुछ होगा वैसे ही जैसे 154 में होगा, तफ्तीश का पावर पुलिस को अधिकारी को, लेकिन एक पावर नहीं होगा। पुलिस अधिकारी
विदाउट वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकता। यानी अलग से एक संबंधित मजिस्ट्रेट से आर्डर लेना पड़ेगा अगर आवश्यकता हुई तो। अब संज्ञेय मामला 154 के तहत गतिमान होता है, असंज्ञेय मामला 155(1) के तहत गतिमान होता है। इन दोनों के अलावा भी सीआरपीसी में 2 ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके तहत चाहे मामला संज्ञेय हो या असंज्ञेय हो, उसको भी गतिमान किया जा सकता है। पहला, परिभाषा खंड में देखें तो धारा 2D में परिवाद दिया गया है। परिवाद जिसको कंप्लेंट कहते हैं या इस्तेगासा आमतौर पर मशहूर है, इस्तेगासा कहते हैं। एक आशय की शिकायत की कोई अपराध किया गया है, चाहे वो जानकारी में हो, ज्ञात हो या अज्ञात हो, उसकी शिकायत हम सीधे मजिस्ट्रेट से अगर करते हैं तो इसी प्रक्रिया को इस्तेगासा कहा जाता है। और वो चाहे संज्ञेय मामला हो या असंज्ञेय मामला हो, दोनों मामले की इस्तेगासा मजिस्ट्रेट से आप कर सकते हैं। इसी तरह से कॉग्निजेंस लेना, कोई अपराध तब गतिमान होता है, विचारित तब शुरू किया जाता है मुकदमा। कहा जाता है कि मुकदमा अब शुरू हुआ, तो जब कॉग्निजेंस ले लेता है, संज्ञान ले लेता है संबंधित मजिस्ट्रेट, तब शुरू होता है। तो मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने की पावर सुओ मोटो भी है, स्वयं से है। अगर उसकी जानकारी में किसी भी माध्यम से सूचना के तहत, वो अखबार भी हो सकता है, अगर उसको आता है कि इस तरह की घटना हुई है, अपराध हुआ है, तो वो जांच के आदेश पुलिस अधिकारी को दे सकता है। इस तरह से कुल 4 प्रकार से किसी भी घटना के होने पर, आपराधिक घटना के घटने पर कानून को गतिमान किया जा सकता है, जिसके कारण अपराधी या जो भी घटना कारित करने वाला व्यक्ति है उसको दंडित किया जा सके। इस प्रकार से समूल या पूरे अपराध को 2 भागों में बांटते हैं, एक संज्ञेय और दूसरा असंज्ञेय। संज्ञेय गंभीर प्रवृत्ति का होता है, गंभीर प्रकृति का होता है। असंज्ञेय कम गंभीर प्रकृति का होता है और इसकी प्रक्रिया भी अलग दी गई है। एक की रिपोर्ट 154 के तहत दर्ज होती है और दूसरे की 155 के तहत। ये भी हो सकता है कि रिपोर्ट ना दर्ज के सीधे मजिस्ट्रेट से शिकायत करके कंप्लेंट केस बनाया जा सकता है, और ये भी हो सकता है कि मजिस्ट्रेट स्वयं संज्ञान लेकर कानून को गतिमान कर दे। धन्यवाद दोस्तों, आगे मिलते हैं फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ।